अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्या आखिरी बात को याद हो किसी को तो? ना, मेरी उम्र का फितना माल है। हाँ, अच्छा जी। शादी में जब खाना खुलता है तो वो जो पहले बड़े महज़्ज़ब भी बन के बैठे होते हैं वो एक्सपोज हो जाते हैं, चाहे जितने मर्जी स्टाइल से पहले बात भी कर रहे हों, लेकिन जब रोटी खुलती है तो एक्सपोज हो जाते हैं। क्यों है? क्योंकि ना वो एक तो मुफ्त का खाना होता है, दूसरा बेशक मेजबान ये गारंटी भी दे दे जी खाना खत्म नहीं होगा, फिर भी अंदर एक लालच सी होती है कि कहीं खत्म ना हो जाए, ये ना हो कि मैं ही रह जाऊं बाकी लोग खा जाए। अच्छा, प्लेट में डाल भी उतना लेंगे जितना शायद खाएंगे भी नहीं, लेकिन वो जो खाना लेने की वो जो एक खाना लेने की लालच है उसकी वजह से क्या हुआ, ज्यादा खाना डाल दिया। अच्छा, उसका नुकसान है खाना जाया होगा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। फिर अगर सिर्फ इस वजह से कि जाया ना हो, चलो पेट की खैर है, खराब होता है हो जाए, फिर ज्यादा खाएंगे भी पेट भी खराब होगा। चलिए और मिसाल, छोटा बच्चा है, उसको खिलौनों से खेलना पसंद है, अब उसको अगर बहुत सारे खिलौने मिल जाए तो क्या होगा? है खेलता रहेगा। चलिए मैंने शायद सवारी से नहीं पूछा, एक बच्चे के सामने बहुत सारे खिलौने एक साथ रख दिए, सलीके से एक एक करके खेलेगा, बाकी संभाल के रखेगा, है नहीं, उसको वो बौंतर जाएगा, उसको समझ नहीं आएगा इतने सारे खिलौनों का क्या करना है, वो मैस मचा देगा, वो उसका दिल कर रहा होगा ये भी खेलूं ये भी खेलूं ये भी खेल लूं, मतलब उसके जज्बात भी कंट्रोल नहीं हो रहे होंगे, तो नुकसान क्या होगा? है किसी से भी ढंग से नहीं खेलेगा, मैस मचाएगा, खिलौने खराब करेगा, क्योंकि ना जज्बात पे काबू नहीं हो रहा होगा। चलिए एक और मिसाल, भेड़ें, शीप, बकरियां, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा है चरवाहा, शेफर्ड, तो गांव देहात वगैरह में या चले जरा करीब जंगल लगते हों तो उनकी वो सिक्योरिटी के लिए वो कुत्ते शुत्ते भी साथ रख लेगा। तो वो शेफर्ड जो है वो किससे हिफाजत करना चाह रहा है उनकी? है भेड़िए से। अच्छा जी, भेड़िए ने आगे हमला कर दिया, तो अब भेड़िए को बहुत सारी भेड़ें नजर आ रही हैं, तो वो भेड़िया कहेगा कि बहन लाइन बना लो सारी आराम से, सब लाइन में आस्ता आस्ता सबको मौका मिलेगा, सब एक एक करके खाता जाएगा। ऐसे होगा? नहीं होगा। क्या करेगा वो? तबाही बचा देगा ना, तबाही बचा देगा, उसका अपना फायदा भी शायद नहीं होगा लेकिन तबाही फेर देगा। ख्वाहिश बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, संभाल नहीं पा रहा। तिरमिज़ी 2376, इब्ने काब बिन मालिक अंसारी रहमतुल्लाह अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो, एक भी नहीं दो, और वो भी सादे नहीं, भूखे, दो भूखे भेड़िए अगर बकरियों में छोड़ दिए जाएं तो वो इतना फसाद और खराबी नहीं करेंगे जितना माल मतलब वेल्थ और जा समझ लें आप, अथॉरिटी, पावर, जितनी माल और जा की हिर्स मतलब लालच इंसान के दीन को खराब करती है। यानी ये जो हम सीए क्यों कर रहे हैं भाई? माल कमाने के लिए। और ये जो अक्सर लोग सीएसएस करते हैं किस लिए करते हैं? पावर के लिए। तो माल और पावर की जो लालच है ये दीन का वो सत्यानाश करता है जो दो भूखे भेड़िए बकरियों का भी नहीं करते। अच्छा, तो माल छोड़ दें सीए है? नहीं, माल कमाएं, जरूर कमाएं, क्योंकि अल्लाह ताला ने दुनिया में इकोनॉमिकली ही जोड़ा हुआ है लोगों को, लेकिन हलाल हराम का फर्क रख के। आखिरत के सवालों में से ना दो सवाल बताता हूं। आखिरत में जो सवाल होने हैं ना, उनमें से एक सवाल है कि माल जो कमाया वो कहां से कमाया, सोर्स बताओ, और दूसरा जो माल खर्च किया वो कहां किया, ये भी बताओ कहां खर्च किया है। तो अगर ये चीजें हलाल हों तो माल कमाएं जितना मर्जी। कई सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम इनके पास बहुत माल था, आजकल के दौर की बात करेंगे तो बिलियंस में थे, तो वो कोई मसला नहीं है, लेकिन एज लॉन्ग एज आंसर कर सकते हैं कि कमाया कहां से, हलाल तरीके से, खर्च कहां किया, हराम कामों में नहीं किया, तो कमाए माल, कोई मसला नहीं, जरूर करें सीए। कल एक सवाल किया था और करते हैं सवाल। अच्छा, और सवालों से पहले ना एक कैलकुलेशन सिखा रहा हूं, ये कैलकुलेशन बड़ी कीमती है और सिर्फ इस चैप्टर के लिए नहीं है, ये कॉस्ट के मल्टीपल सवालों में आनी है। हाँ जी, संडेज ऑन, और क्योंकि मैंने फिर वो जीटी वालों को भी पढ़ाना है जाके, तो फिर सुबह सवेरे आपको, सुबह सवेरे हैं, रोज तो आते नहीं यार। अच्छा ठीक है, ठीक ऐसी क्या, बस ये हंसी सुनना चाह रहा था। संडे को फिर इंशाल्लाह सुबह 7:30 संडे को 7:30। अच्छा, जिसको संडे को जीटी करीब पड़ता वो बेशक वहां आ जाए, वहां करनी है मैंने तकरीबन 11 बजे ऑनवर्ड्स, यहाँ सुबह 7:30, और जिसको अगर वहां करीब पड़ता हो वहां आ जाए, बेशक वहां 11 बजे करूंगा। अरे एक्स्ट्रा तो होती है ना यार, इतनी, अब तो खत्म होने वाला हो गया सचिन है।
नहीं, वो बच्चे जो फिजिकल पढ़ना चाहते हैं फिर वो इसरार करते हैं, तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो मैंने पढ़ाना तो है ना। तो वो जो बच्चे मेजोरिटी कहते हैं हमने फिजिकल पढ़ना, तो मैं वहां जाके पढ़ा देता हूँ। रिकॉर्डिंग यहाँ करानी होगी, और जिन्होंने नहीं आना तो उनके लिए शाम तक हो जाए अवेलेबल, इसलिए सुबह यहाँ कराऊंगा, उसके बाद वहां। अच्छा, एक कैलकुलेशन करा रहा हूं, इस कैलकुलेशन को इस चैप्टर में सिर्फ नहीं रिलेट कर रहा, अगले कई टॉपिक्स में होना है ये बार बार इस्तेमाल। इसकी हेडिंग बाद में लिख लेना, पहले समझ ले मैं क्या कर रहा हूं। एक यूनिट की बात कर रहा हूं मैं प्रोडक्ट के। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या होती है? जितने रुपए का मटेरियल परचेज हुए, कॉस्ट किसको कहते हैं? यूज हुए। अच्छा, यूज होने से क्या मुराद है? प्रोसेस में इन हुए या कट कटा के जो आउट हुए? इन हुए, इन कंज्यूम हुए। तो एक प्रोडक्ट की नेचर कुछ इस तरह की है कि प्रोसेस में, एक यूनिट की बात कर रहा हूं, 1 यूनिट, 100 केजी इन होता है, 10% हो जाता है लॉस, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है 90 किलो का, 90 केजी का होता है। ये मैंने ये नहीं कहा कि फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू प्रोसेस 1 फॉर द मंथ ऑफ मे, के महीने में टोटल 100 किलो इन हुआ, नहीं, ये टोटल नहीं बता रहा। एक प्रोडक्ट के एक यूनिट की बात कर रहा हूं। फर्ज करते हैं ये कोई 90 किलो का बैग है, किसी केमिकल का बैग है, 90 केजी का, खाद का बैग है कोई, तो प्रोडक्ट का जो एक यूनिट है, ये मैंने उसकी बात की है। प्रोडक्ट का एक यूनिट 90 केजी का बैग होता है, और प्रोसेस में लॉस क्योंकि 10% होता है, तो इनपुट 100 केजी किया जाता है। अब अगर प्रोसेस में कोई इंप्रूवमेंट आ जाए, कोई मशीन चेंज कर लें, कोई और तरीके चेंज कर लें, और उससे लॉस 4% रह जाए, 3% रह जाए, तो अब क्योंकि लॉस कम होगा तो हम कस्टमर्स को कहेंगे जी आइंदा से आपको हम बड़ा बैग दिया करेंगे, यानी प्रोडक्ट साइज बढ़ा लें, तो लॉस कम होने से क्या होगा? प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा, कोकोमो के पैकेट में कितने होते हैं? अब कहां 5? तो अब चूंकि पैकेट में कम कोकोमो होते हैं, तो इस बात को मैं 2 अंदाज से करने लगा। एक बात ये कि अब उतने ही कोकोमो से वो ज्यादा पैकेट बना लेंगे। क्यों? नहीं, लॉस की बात नहीं कर रहा मैं, आपको एक ही बात 2 अंदाज से करने लगा। कोकोमो में अगर आप वो कम बिस्किट डालें, 3, तो एक बात का करने का तरीका यह है कि अब चूंकि वो पैकेट में कम डालेंगे तो ज्यादा पैकेट्स टोटल बना लेंगे। इसी बात को मैं एक और तरीके से कर रहा हूं, एक पैकेट में कम कोकोमो हुआ करेंगे। ये 2 अलग अलग अंदाज हैं। एक मैंने कहा है कि चूंकि पैकेट में कम डाला करेंगे तो टोटल अब वो ज्यादा पैकेट्स बना लेंगे, लेकिन इसी का दूसरा नजरिया यह है कि एक पैकेट में कम कोकोमो होंगे। तो मैं इस वक्त एक पैकेट की बात कर रहा हूं, एक पैकेट की बात की है मैंने, एक पैकेट की बात करने लगा हूं। ये कोकोमो वाली मिसाल भूल जाए, प्रोडक्ट के एक यूनिट की बात कर रहा हूं कि वो जो प्रोडक्ट हम 90 केजी का एक बैग कस्टमर को बेचा करते थे और 100 किलो इन करना पड़ता था, क्यों? क्योंकि 10% लॉस था। अब अगर प्रोसेस को इंप्रूव कर लिया, लॉस 10 की बजाय 3% हो, तो फिर हम क्या इस खुशी में बैग का साइज बढ़ा देंगे? फिर यूनिट्स बढ़ा देंगे। मतलब एक बैग की बात कर रहा हूं, यूनिट वो एक बैग ही है। अब फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि बैग तो अब भी वही 90 किलो ही का होगा, इनपुट अब 100 किलो नहीं लगेगा। इनपुट कितना हो जाएगा? करें कैलकुलेट, थोड़े होश से, इतना जज्बाती आंसर नहीं दे। $92.8। अच्छा, और कोई? 92.8। ठीक है, एफर्ट्स डन। ये मैं इस वक्त फिर कह रहा हूं कि मैं प्रोडक्ट के एक यूनिट की बात कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे महीने में टोटल 10,000 किलो इनपुट करते थे, इतने बैग्स बना लिया करते थे। अब हम चूंकि लॉस कम करेंगे तो ज्यादा बैग बना लिया करेंगे। टोटल्स की बात नहीं कर रहा मैं, एक बैग की बात कर रहा हूं कि वो एक बैग, एक यूनिट ऑफ प्रोडक्ट जो 90 केजी का बैग था, पहले एक बैग बनाने के लिए इतने किलो इन करना पड़ता था। अब लॉस इंप्रूव होने से वही बैग बनाने के लिए कम इनपुट करना पड़ा करेगा। ये कैसे निकली फिगर 92 जो भी बोल रहे हैं? इसमें से 10% कटता था तो 90 किलो बचता था, यानी ये इसका 90% था। अब ये इसका
97% होगा। तो अगर ये 97% है तो 100 कितना है? 92.78 किलो। ये बात आई समझ? पक्की बात है। ये मैंने इस वक्त फिर बता रहा हूं, टोटल की बात नहीं की है। ये नहीं कहा कि टोटल इतना मटेरियल डालते थे, लॉस इतना होता था, इतने प्रोडक्ट्स बनते थे, अब लॉस चूंकि कम होगा तो ज्यादा प्रोडक्ट्स बन जाया करेंगे। मैं टोटल की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ एक यूनिट की बात कर रहा हूं। प्रोडक्ट हमारा एक 90 kg का बैग था, वो बैग, एक बैग बनाने के लिए पहले इतने किलो इनपुट होता था, लॉस कम हो जाएगा तो वही बैग बनाने के लिए अब डिफरेंट इनपुट हुआ करेगा। ये बात हो रही है इस वक्त। इसी बात को मैं एक सवाल की शक्ल देता हूं। इसी बात को, करंट इनपुट पर यूनिट है 100 kg, एग्जिस्टिंग प्रोसेस लॉस है 10%, रिक्वायर्ड है रिवाइज्ड इनपुट पर यूनिट इफ प्रोसेस लॉस इज रिड्यूस्ड टू 3%। क्या आंसर होगा? यही होगा, यही होगा ना। लेकिन कैलकुलेट कैसे करें अब? यानी अभी इस वक्त मैंने आपको ये बताया है, ये नहीं बताया, और ये पूछा है, ये बता के ये पूछा है। अभी तो सामने 90 लिखा नजर आ रहा है ना, लेकिन मैंने आपको अब इस सवाल में 90 तो नहीं बताया। तो हम पहले यहां से यहां आएंगे, फिर यहां से यहां जाएंगे। यानी इसका सॉल्यूशन बन जाएगा 100 किलो जो अभी लगता है, इनटू पहले पार करके इधर आएंगे 0.9, फिर वापस जाएंगे 0.97, 92.78। अब इस चीज की हेडिंग बेशक यही बना ले जो मैंने रिक्वायरमेंट बनाई है। यानी आपको अगर एग्जिस्टिंग प्रोसेस लॉसेस पे इनपुट बताया हुआ है और प्रोसेस लॉस इंप्रूव होने पे नया इनपुट पूछा है तो ऐसे करेंगे। इस टॉपिक की हेडिंग ये बन गई कि अगर हमें एग्जिस्टिंग प्रोसेस लॉसेस पे इनपुट दिया हुआ है पर यूनिट, तो लॉस रिवाइज होने से रिवाइज इनपुट पर यूनिट क्या होगा। यही जो रिक्वायरमेंट है, इसी की आप हेडिंग कर लें बेशक। आउटपुट सेम से मुराद है ये एक यूनिट की बात हो रही है, प्रोडक्ट के एक यूनिट की। ये प्रोडक्ट के एक यूनिट में अभी जितना इनपुट लगता है वो बताया है, लॉसेस बताए हैं, और अगर लॉसेस चेंज हो जाए तो रिवाइज इनपुट क्या होगा, ऐसे फाइंड होगा। ये काम इस चैप्टर में भी है, आगे चैप्टर में भी है ये बार बार। नहीं, आप तो FR2 तो कल वैसे ही किया था, तो FR2 अभी देखते हैं। अभी तो देखें जो रह गया, अब तो जैसे तैसे भी करना तो है। कौन सा, क्या बोला? बताएं बताएं क्या करना चाहिए। हाँ, बताएं क्या लगता है, क्या करें? जितना हो रहा है वो बताओ। अच्छा, फिर ठीक है, शाबाश, कोशिश करो, बाद में ट्राई करके पूछे ना। ये ये वो गिवन अमाउंट और वो भी चीज कर रहे हो ना। ये 100 किलो असल में 90% नहीं है,
इस फार्मूले का मतलब है कि अगर ये 90 है तो 97 क्या होगा, तो ये तो 90 ही नहीं है, ये तो 100 है, और अब 100 नहीं बदल जाना है, तो इसलिए ये फार्मूला नहीं लगेगा इस पे, इसलिए ये ऐसे ही होगा। ओके, चलें एक सवाल करते हैं पहले। आप सवाल पढ़ लीजिए, पहला ही है पास पेपर में मेरी बुक में, नेपच्यून लिमिटेड, पेज 181, क्वेश्चन नंबर 1, नेपच्यून लिमिटेड। ये ऑटम 2022 अटेम्प्ट का सवाल है। ऑटम 22 में क्वेश्चन नंबर 8 था, 5 और 14, 19 नंबर। पढ़ने करता हूं, सवाल पढ़ने में करता हूं। फारिग लग रहे हैं यार, सवाल पढ़ के फारिग हुए। सवाल की रिक्वायरमेंट, पार्ट ए बिल्कुल जैसे कल किया था बजटेड प्रॉफिट, और पार्ट बी रिकंसिडरेशन नहीं पूछी लेकिन नाम लेके वेरिएंसेस पूछे। और इसमें एक थोड़ा सा बस ट्रिकी क्वेश्चन ये है कि पहले ही पैराग्राफ में बताया है कि बिजनेस फॉलो करता है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, लेकिन पार्ट ए में क्या कहा है, मार्जिनल। तो ये एक इसमें ट्रिकी एरिया था, और उसी वजह से पार्ट बी में गैर अखलाकी हरकत ये हुई है कि पार्ट बी में वेरिएंसेस पूछे एब्जॉर्प्शन से कि मार्जिनल से, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, सेल वॉल्यूम वेरिएंस, एब्जॉर्प्शन से कि मार्जिनल से है, क्यों? बस यही गैर अखलाकी हरकत थी। एग्जामिनर ने ना इसको पार्ट बी को भी मार्जिनल से ही किया था। शायद मुझे वजह ये लगती है, ये गलती ही है, यानी मैं इसको कोई साइंस नहीं कह रहा, ये गलती ही है। शायद वो पार्ट ए में चूंकि मार्जिनल पूछ रहा था तो उसने उसी फ्लो में पार्ट बी में मार्जिनल लिखने भूल गया, लेकिन पार्ट बी का सोल्यूशन मार्जिनल ही है। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट एब्जॉर्प्शन से करेगा तो आई बिलीव कि वो भी सही होगा, क्योंकि सवाल ने थोड़ी कहा एब्जॉर्प्शन से करना है कि मार्जिनल से करना है। और दूसरा एक जबरदस्ती का हिंट बता रहा हूँ, जबरदस्ती का कुछ अच्छा नहीं है। उसने वेरिएंसेस सारे पूछे, मटेरियल प्राइस यूजेज, लेबर रेट एफिशिएंसी दोनों पूछे, वेरिएबल एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी दोनों पूछे, फिक्स्ड ओवरहेड सिर्फ एक्सपेंडिचर, वॉल्यूम नहीं पूछा, तो मार्जिनल में होता भी नहीं है। तो इस वजह से भी हिंट है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये कोई ऐसी बड़ी साइंस नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट उस दिन इसको एब्जॉर्प्शन से करता तो वो भी सही होना चाहिए। ठीक है जी, करते हैं। सबसे पहला काम
स्टैंडर्ड कार्ड। अच्छा, कुछ जवान होंगे जिनको लगेगा कि नहीं भाई जरूरत नहीं है, दिया तो हुआ है, तो दिया हुआ है, दिया तो हुआ है कि नहीं दिया हुआ। क्या चाहिए होता है, क्वांटिटी चाहिए होती है, रेट तो दिया तो हुआ है। हाँ जी, इससे धोखा नहीं खाना आपको। इसमें स्टैंडर्ड कार्ड के अंदर ओवरहेड्स नजर आ रहे हैं, कौन से हैं ये दोनों हैं। तो इसलिए बनाना है, आदत रखें कि स्टैंडर्ड कार्ड बनाएंगे। डायरेक्ट मटेरियल कितना, 8 kg, 1 किलो 30 का 240। डायरेक्ट लेबर 6 घंटे 25 150। हमने ये पार्ट ए मार्जिनल से करना है सॉल्व, इसलिए वेरिएबल की लाइन बस। किससे लिंक्ड है ओवरहेड्स, मशीन आर से के लेबर आर से। चूंकि लेबर आर से हैं इसलिए यही वाला 6 घंटे यहां लिख देते हैं। कल वाले सवाल में मशीन आर से लिंक था तो बताया हुआ था, अब लेबर से है इसलिए यही 6 नीचे लिख दिए। इन दोनों में से कोई एक पता चल जाए तो दूसरा बन जाएगा ना। ये पता चल जाए तो 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये पता चल जाए तो 6 से डिवाइड कर लेंगे, कोई एक पता चल जाए। ये तो टोटल बताया हुआ। हाँ जी, कैसे टोटल। अच्छा, ये जो स्टैंडर्ड कार्ड में ये फिगर्स होती हैं ये ओएआर होता है, तो हमें इस वक्त टोटल ओएआर पता है, वेरिएबल चाहिए सिर्फ। अब ये मल्टीपल सवालों में है इस चैप्टर के अंदर, क्या करें, अगर उस टोटल ओएआर में से फिक्स्ड ओएआर माइनस कर दें तो बाकी वेरिएबल ओएआर रह जाएगा। ये मल्टीपल सवालों में हुआ ये काम, ये पूछ लेते हैं हम हरी मकड़ी से। टोटल ओएआर आपको दिया हुआ है। अच्छा, आपकी मर्जी है, चाहे 20 रुपए इस्तेमाल कर लें चाहे 120 रुपए इस्तेमाल कर लें। 120 क्या है पर यूनिट, तो फिर ये हम फिक्स्ड ओएआर भी इसमें से पर यूनिट वाला माइनस करेंगे। 2 लाख डिवाइडेड बाय कैसे, 80% लेना। फिक्स्ड ओएआर बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड प्रोडक्शन, या बिजनेस की मर्जी के वो बजटेड प्रोडक्शन की बजाय नॉर्मल प्रोडक्शन यूज करे। और सवाल का पहला पैराग्राफ पढ़े, NL has total production capacity of 6250 units whereas it operates at a normal capacity of 80%। किसका 80%, तो 6250 का 80% ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल कैपेसिटी। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन कितना आ गया, तो अगर इस 120 में से फिक्स्ड ओएआर 40 है तो 80 क्या है, वेरिएबल ओएआर। अब ये 80 में इधर ऊपर कहां लिखूं, यहां या यहां, इधर, ये 80 है तो ये 13.33। मार्जिनल कॉस्टिंग करनी है इसलिए बस ये हो गया पूरा 470 और सेल प्राइस है 700, तो 230 क्या बन गया, मार्जिनल है, ये बन गया कंट्रीब्यूशन। इसका इस्तेमाल करेंगे सेल वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हुए, ये स्टैंडर्ड कार्ड हो गया। तो वेरिएंस के सवाल में आपने स्टैंडर्ड कार्ड जरूर बनाना है, सुस्ती नहीं करनी, क्योंकि अगर स्टैंडर्ड कार्ड बनाए बगैर आगे चलेंगे ना तो वेरिएंस निकालते हुए कहीं ना कहीं फंस जाएंगे और फिर परेशानी होगी। तो इसलिए पहले स्टैंडर्ड कार्ड बनाना ही बनाना है। जल्दी जल्दी चलो भाई, पार्ट ए बिल्कुल जैसे कल वाला सवाल। लेक्चर सुना है, लेक्चर पूरा सुन लिया ना, किस किसने सुन लिया, तो बाकी जो नहीं आए थे उनकी बात करो, या ना लेक्चर सुना ना रोटी छोटी खाई, तो क्या फायदा। पार्ट ए में रिक्वायर्ड क्या है, बजटेड प्रॉफिट। कल वाले सवाल में
एक्चुअल भी था लेकिन अभी सिर्फ बजटेड है, बिल्कुल सेम कल वाला काम ही कर रहा हूं मैं। बजटेड प्रॉफिट कंप्यूट करना है बस, मार्जिनल है तो इससे सारा प्रॉफिट तो नहीं निकलेगा, पहले तो हमें कंट्रीब्यूशन ही निकालनी पड़ेगी। बजटेड निकाल रहा हूं मैं, बजटेड इंटू 4000, बजटेड सेल्स। दूसरा टेबल बजटेड सेल्स। पहले पैराग्राफ की अंग्रेजी में किसी को कोई परेशानी? पहला टेबल और दूसरे टेबल में कोई धोखा, कंफ्यूजन? अदर इंफॉर्मेशन ना मैं एक एक करके पॉइंट समझाता हूं आपको। अभी सिर्फ जो पहला पैराग्राफ है और पहला और दूसरा टेबल है, इनमें स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। किसी इंफॉर्मेशन पे बेटे कोई एतराज परेशानी है तो बताएं। बजटेड सेल्स कितनी? 4000 यूनिट्स है ना, तो इसलिए मैंने बजटेड प्रॉफिट निकाल रहा था तो उससे मल्टीप्लाई किया। क्या मिलियन नहीं है, सॉरी थोड़ी थोड़ी जो फिगर है, 920,000 और प्रॉफिट तो नहीं है ये। क्या करें? फिक्स्ड ओवरहेड्स माइनस कर, बजटेड प्रॉफिट निकाल रहा हूं, कितना माइनस कर दूं? 2 लाख। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड 2 लाख है तो बजटेड प्रॉफिट बन गया 720। ये आ गए 5 नंबर। पार्ट ए डन। पार्ट बी। अच्छा इसमें ना ये सवाल अच्छा है लेकिन ये मैं छोड़ भी देता सवाल। मटेरियल यूजेज वेरिएंस बड़ा ही प्यारा है, उसके लिए करा रहा हूं मैं ये सवाल। पार्ट बी, चलिए नाम ले लेके पूछें वेरिएंस। सेल वॉल्यूम वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी सेल इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल सेल हुई है 5200 माइनस बजटेड सेल्स 4000 इनटू स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन 230, 27600 पॉजिटिव। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए पहले देखना पड़ता है केस 1 के केस 2। हाँ जी है। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकालने के लिए केस 1 या केस 2? क्या केस 1 क्या केस 2? न्यू मटेरियल इज एडेड इन प्रोसेस 2 या नो न्यू मटेरियल इज एडेड इन प्रोसेस 2? हाँ जी, जितने किलो मटेरियल परचेज किया उतने ही किलो इस्तेमाल हुआ कि नहीं? कल वाले सवाल में बताया हुआ था 15,000 किलो परचेज था, 5700 यूज था। इस सवाल में बताएं। लॉस तो प्रोसेस के अंदर हो रहा है ना। मटेरियल खरीदा, मटेरियल के स्टोर में आया, वहां से निकाल के प्रोडक्शन में भेज दिया। मटेरियल के स्टोर में थोड़ी कोई लॉस हो रहा है, वो तो प्रोडक्शन का लॉस है। हाँ जी, परचेज और यूज बराबर है कि नहीं है? बराबर है। कैसे? पॉइंट नंबर 1 में तो सिर्फ इतना कहा है कि एडिशन इंफॉर्मेशन पे आ गया हम। अब बिगिनिंग पे कोई इन्वेंट्री नहीं थी, क्लोजिंग तो होगी, बिगिनिंग में कोई नहीं थी। हाँ जी, बराबर है कि नहीं है? कैसे पता नहीं? अच्छा नहीं, इससे तो नहीं पता चल रहा है। हाँ अच्छा, सर वो एक्चुअल प्रोडक्शन है 54 यूनिट पर किलोग्राम में 8 है, तो इसको मल्टीप्लाई करें तो 43,200 आता है। तो इसी के ये चीज़ा बता दिया। रफ तो ऐसे कह सकते हैं, रफ बिल्कुल ऐसे कह सकते हैं कि 1 यूनिट के लिए 8 किलो मटेरियल लगता है, तो 50,000 किलो में कितने यूनिट बन जाने थे? जबकि बन रहे हैं सिर्फ 54। तो ये एक रफ तो ठीक है, वरना इतना सोचने की बजाय भाई कैलकुलेट कर लेते हैं। इतना जो सोच रहे हैं ज़बानी, कैलकुलेट कर लेते हैं कि यूज कितना है। मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या 3 लाइनें लगनी थी ना, छोड़ दिया। मटेरियल यूजेज वेरिएंस पे आते हैं। इसमें तो यूज भी चाहिए होता है ना, कि इसमें भी देखना पड़ता है कि परचेज या यूज्ड। मटेरियल प्राइस वेरिएंस का फार्मूला डिपेंड करता है कि केस 1 है कि केस 2 है। फिर केस 2 है तो ए है या बी है। यूजेज वेरिएंस में तो मसला ही कोई नहीं है, इसमें तो करना ही मटेरियल जितने यूज है वो इस्तेमाल है। तो इसको छोड़ के पहले ये कर लेते हैं, मटेरियल यूजेज वेरिएंस।
स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। एससी कितना 30, एसक्यू कैसे निकालते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन को इससे मल्टीप्लाई। तो ये बात पूछ लेते हैं हम हरी मकड़ी से। 50 400 इंटू 8 किलो 43200, ये आ गया एसक्यू माइनस एससी 30 इंटू एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। अच्छा, क्वांटिटी यूज्ड से क्या मुराद है? जितने किलो मटेरियल प्रोसेस में इन हुआ। पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी पढ़ें और कोशिश करें जरा कैलकुलेट करने की। क्लिक कर गया तो 1 मिनट का काम है, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा। पॉइंट नंबर 3 की अंग्रेजी पे गौर करें। फोर फाइव वन टू 0। अच्छा ठीक है, और पता नहीं, देखता हूं। AQ यूज्ड पूछा है, और यूज का मतलब मटेरियल कितना इनपुट हुआ। कोशिश बेटा जरूर किया करें। 448 चले ठीक है, डन। ये पूछते हैं 2 लाल मकड़ियों से। $5,400 यूनिट्स पे कितने टोटल किलो लगे? अभी मैंने शुरू में एक बात समझाई थी। अभी इस वक्त हमारे स्टैंडर्ड के मुताबिक लॉस हुआ करता है 10%, 6%। तो एक यूनिट कितने किलो का है? इतने किलो का एक यूनिट होता है। अभी इस वक्त एक यूनिट इतने किलो का होता है। देखें, ये 8 किलो क्या चीज है कि इतने किलो मटेरियल डलना चाहिए या लॉस के बाद इतना रह जाना चाहिए? मटेरियल कॉस्ट तो यही है ना, इन करना। तो हमारा स्टैंडर्ड ये है कि 8 किलो इन होता है और 6% लॉस होता है, तो प्रोडक्ट का एक यूनिट इतने किलो की चीज होती है। अब अगर लॉस 6% की बजाय 10 हो गया तो कोकोमो कितना पैकेट थोड़ी छोटा कर दिया होगा। प्रोडक्ट तो यही होगा, इनपुट कितना लगा होगा वो ज्यादा लगा होगा। कैसे निकालें? आठ से पहले यहां आए फिर वापस, यानी असल में 8 kg नहीं लगा, पहले 8 से इधर पहुंचे यानी 0.94, फिर उल्टा वापस चले जाएं 0.45। ये वही बात है जो साल के शुरू में बताई थी। तो AQ यूज हो गया 45120, मटेरियल यूजेज वेरिएंस हो गया 57600 नेगेटिव। तो क्या पता चला इससे कि एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल यूज्ड और परचेज्ड डिफरेंट है। परचेज्ड कितने हैं? 50,000 बताए हुए पॉइंट 2 के अंदर, तो परचेज और यूज डिफरेंट है। तो अगर पता नहीं चल रहा कि परचेज और यूज डिफरेंट है कि नहीं तो छोड़ें इसको, पहले ये कर ले। परचेज और यूज डिफरेंट है। पॉइंट नंबर 2, कितने किलो खरीदा? 50,000 इस्तेमाल हुआ है इतना, तो परचेज और यूज डिफरेंट है, यानी केस 1 नहीं केस 2 है। अब अगला सवाल, केस 2 है तो फिर आगे फिर देखना पड़ेगा कि ए है या बी है। तो क्या बताए? मटेरियल इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट, क्या बताया हुआ है? कुछ भी नहीं बताया हुआ। अच्छा, यहां तक पहुंचे, फिर एक आपको ना एग्जाम नोट अमेंड करवाता हूं। अमेंड तो खैर नहीं,
लेकिन एक चीज एडजस्ट करवाता हूं, बुक के अंदर ही करवा दूंगा। यहां तक पहुंचे फिर एक चीज आपको मैं एडजस्ट करवाता हूं बुक में। है जी, क्या ओपनिंग क्लोजिंग नहीं दिया हुआ? ओपनिंग 0 है, क्लोजिंग तो है। 50,000 किलो खरीदा, 45,000 इस्तेमाल किया, तो 4,880 किलो नहीं इस्तेमाल हुआ ना। मटेरियल परचेज और यूज नहीं है ना बराबर। परचेज 50,000 किलो दिए मैं सवाल में, यूज हमने खुद निकाले, तो परचेज और यूज नहीं है बराबर। अब जब बराबर नहीं है तो केस 2 है फिर, और केस 2 है तो फिर देखना पड़ता है कि ए है कि बी है। यहां तक पहुंचे जल्दी, फिर मैं आपको ना ये ए है कि बी है के हवाले से एक बात बताता हूं। शाम बुला रहा है। अच्छा, तो छोटा सा एक शादी में ना, मुझे कुछ कुछ ना बचपन की मेमोरीज याद है। तो वो अब उस दौर में शादियां जो हैं वो, ये मैं बात कर रहा हूँ 90s की या शायद लेट 80s की, तो नहीं अर्ली 90s की, बच्चा था मैं। तो मर्दों का अलग टेंट लगा होता था, औरतों का अलग लगा होता था। तो अम्मी ने मुझे कहा कि बेटे अब्बू से बात करनी है ना, तो अब्बू बैठे हुए थे दोस्तों के साथ। मैंने जाकर कहा अब्बू अब्बू अम्मी बुला रही हैं। अब्बू ने मुझे ऐसे घूरा, मुझे रियलाइज हो गई गलती। मैंने कहा अब्बू अम्मी कह रही है कि प्लीज बात सुन लें आगे। तो मुझे शाम बुला रहा है, मैं 1 मिनट आता हूं, पॉज करना। यहां तक पहुंचे, जाग रहे हैं? अच्छा, अब जो बात बताने लगा ना, अगर आपको तबीयत पे बहुत भारी लगे ना तो इग्नोर कर देना, ठीक है? पहले पूरी बात सुन लें, मैं 1-2 दफा रिपीट भी कर दूंगा। अगर आपको बोझ लगे तो रहने देना। ये जो बात बताने लगा ना, इसकी मेरे पास कोई खास लॉजिक नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑटम 22 ही के सवाल को देख के मुझे आइडिया आया था। इससे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं था, इसलिए बता रहा हूं। बताऊं केस 1 है या केस 2 है, ये तो सवाल से ढूंढना पड़ा करेगा। अगर केस 2 है तो फिर दोबारा ये देखना पड़ेगा कि रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है या स्टैंडर्ड कॉस्ट है। मैंने इसको ए और बी करके लिखा था, वहीं आ जाए बुक में, पेज 170 कुछ है शायद, 171। यहां मैंने ये केस 1, केस 2, ए बी ये सब लिखा हुआ है। अगर केस 2 है तो ए लिखा था मैंने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, और बी लिखा था एक्चुअल कॉस्ट। और अगर नहीं बताया कि कौन सा है तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल। क्या फर्क है फार्मूले में? अगर इन्वेंट्री रॉ मटेरियल की वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है तो फिर इसके फार्मूले में ए क्यू परचेज आता है, और अगर रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है तो इसके फार्मूले में भी यूज्ड आता है। तभी कल वाले सवाल में यूज्ड इस्तेमाल किया था। अगर क्वेश्चन में खामोशी है और रिकंसिलिएशन भी मांगी है तो फिर तो ये बी ही बाय डिफॉल्ट है। दोबारा, केस 2 है, पता चल गया। ए है या बी है ये नहीं बताया हुआ, ये बात हो रही है। केस 2 है, पता चल गया सवाल में। ए है या बी है, क्या मतलब ए है या बी है, सी है या डी है, ई है या एफ है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट है या वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट है, ये नहीं बताया हुआ। केस 2 है, ये पता चल रहा है, और उर्दू वाला ए या बी नहीं बताया हुआ, तो क्या करना है ये बात बताने लगा। फिर कह रहा हूं अगर बहुत भारी लगे बात तो कुछ नहीं कह रहा मैं, इग्नोर कर दें। केस 2 है एंड ये नहीं बताया हुआ कि ए है या बी है, तो अगर तो रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है फिर तो बी ही है बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड नहीं है तो मेरा जाती अंडरस्टैंडिंग ये है कि एग्जामिनर परचेज अलग कैलकुलेट करवाना चाह रहा था, यूज अलग कैलकुलेट करवाना चाह रहा था, तो फिर ए है। दोबारा, केस 2 है एंड ए है या बी है नहीं बताया, तो क्या करें ये मैं फिर बता रहा हूं। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये वैसे ही मैंने 2 सवालों को देख के खुद अंदाजा लगाया, सोचा है, गुमान किया है। केस 2 है एंड
ए है या बी है ये नहीं बताया, तो अगर रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है तो बी है, और अगर रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड नहीं है तो ए है। लेकिन इस बेस पे कोई पास फेल नहीं होगा, इसका आपको सेफ एग्जिट बताता हूं। आप चाहे ए अज्यूम करें चाहे बी अज्यूम करें, नोट लिख दें। आप नोट लिखें कि नहीं बताया हुआ तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि रॉ मटेरियल इन्वेंटरी ए इज वैल्यूड एट एक्चुअल कॉस्ट, नहीं बताया आप नोट लिखें हम अज्यूम कर रहे हैं रॉ मटेरियल इन्वेंटरी इज वैल्यूड एट स्टैंडर्ड कॉस्ट, ये सेफ है। केस 2 हो एंड ए है या बी है नहीं बताया, तो बस मेरी वैसी एक आपको मशवरा है, सवाल एक दो ऑब्जर्व करने के बाद, कि अगर रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड है तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअल मान लें, और अगर रिकंसिलिएशन रिक्वायर्ड नहीं है तो बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड मान लें। नोट जरूर दे दें। लिखा मटेरियल प्राइस वेरिएंस फार्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी। अच्छा, इसमें आई बिलीव कि अगर किसी ने यूज ले लिया होता ना, क्योंकि बताया कुछ नहीं है, तो गलत ना हुआ होता, क्योंकि बताया नहीं जब सवाल ने, तो फिर एक्चुअल कॉस्ट इनटू एक्चुअल क्वांटिटी परचेज, स्टैंडर्ड कॉस्ट 30 इनटू एक्चुअली कितने किलो खरीदे, पॉइंट नंबर 2 में लिखे हुए हैं, माइनस एक्चुअल कॉस्ट, हाँ जी, पॉइंट नंबर 2 एक्चुअल कितने रुपए का किलो मिला, हाँ जी, एक्चुअल कितने का किलो मिला, एक्चुअली 1 किलो कितने का मिला, 27 रुपए का। डिस्काउंट मिला, किस पे डिस्काउंट मिला, मतलब सस्ता मिला, किससे सस्ता, जितना सोचा था। तो आपको उन्होंने ये नहीं बताया कि 1 किलो पे कितना सस्ता रेट मिला, आपको ये बताया कि टोटल 1.5 लाख रुपए का डिस्काउंट, कितने किलो पे, 50,000, यानी 50,000 किलो खरीद के 1.5 लाख कमी कराई है हमने, तो 1 किलो कितना सस्ता मिला, 150,000 डिवाइडेड बाय 50,000, तो 1 किलो 3 रुपए सस्ता मिला है। ये बात पूछ लेते हैं हम काली मकड़ी से। 30 रुपए माइनस 1.5 लाख रुपए टोटल डिस्काउंट मिला 50,000 किलो खरीदने पे, तो 1 किलो पे मिला 3 रुपए, मतलब हमें 1 किलो 27 रुपए का मिला। हाँ, ये डिस्काउंट असल में प्राइस वेरिएंस ही तो है, प्राइस वेरिएंस यही तो है कि कितना सोचा था और कितने का मिला, तो ये डिस्काउंट वही तो है। ये भी नहीं समझे, प्राइस वेरिएंस उसामा पॉज करना, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, डन। तीसरी क्या चीज पूछी है, लेबर के दोनों वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, बिल्कुल ये कल जैसा ही है, फिगर्स भी वही हैं, जो लोग थे कल जिन्होंने क्लास सुनी, सेम वही फिगर्स हैं, सेम वही काम है। पॉइंट नंबर 4, एक तो वेजेस 10% महंगी कर दी, 10% वेजेस महंगी कर दी, किससे महंगी कर दी, इससे, और उससे लोग खुश होके अच्छा काम कर गए, एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई, मतलब टाइम कम लगा दिया, बिल्कुल सेम। कल भी मेरे ख्याल में 5% और 10% ही था, तो स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स, स्टैंडर्ड रेट 25 रुपए इनटू एक्चुअल आवर्स, ये पूछ लेते हैं हरी मकड़ी से। 5400 बनाए, 6 घंटे लगते हैं, लेकिन 0.95 लगे, और एक्चुअल रेट लाल मकड़ियों से पूछ लेते हैं
₹25 सोचा था लेकिन 10% महंगा करना पड़ा। 30,780 माइनस 27.5 इंटू 30,780 76950 एडवर्स। क्लास है आपकी टैक्स की? चलो टैक्स तो आसान सा है। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, एक सवाल होमवर्क कर देंगे, है बड़ा जरूरी। ये तो मैं कर रहा हूं पूरा। एक सवाल है ऑटम 17, ऑटम 17 सिल्वर के नाम से होगा। ऑटम 17 पेज 186 पे क्वेश्चन नंबर 9। ऑटम 2017 अटेम्प्ट में क्वेश्चन 7 था, ये सिल्वर लिमिटेड के नाम से। अच्छा, इसकी ना रिक्वायरमेंट आपको कभी नहीं समझ आएगी। मैं रिक्वायर कर रहा हूं वेरिएबल ओवरहेड्स के दोनों वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड्स के तीनों वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर भी एफिशिएंसी भी, फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर भी, फिक्स्ड ओवरहेड्स कैपेसिटी भी, फिक्स्ड ओवरहेड्स एफिशिएंसी भी। इसकी वर्डिंग जो भी है रिक्वायरमेंट की वो कल समझाऊंगा, आप करके आएंगे तो। अभी सिर्फ रिक्वायर आपसे कर रहा हूं होमवर्क। ऑटम 17 की रिक्वायरमेंट जो भी है वो मैं कल अंग्रेजी समझाऊंगा। ये अंग्रेजी बड़ी पसंद है एग्जामिनर को, बड़ी दफा ये अंग्रेजी टेस्ट हुई है। लेकिन आप मेरे कहने पे बस वेरिएबल ओवरहेड्स के दोनों वेरिएंस निकाल लें और फिक्स्ड ओवरहेड्स के तीनों वेरिएंस निकाल लें। तीनों वेरिएंस मतलब एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस और एफिशिएंसी वेरिएंस। ये करके आइएगा जरूर जरूर। लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स। स्टैंडर्ड रेट है ₹25, स्टैंडर्ड आवर्स मकड़ी से पूछ लेते हैं तो 5400, स्टैंडर्ड आवर्स 6, 32,400 माइनस ₹25 इंटू 30,780 40। वेरिएबल ओवरहेड्स स्पेंडिंग वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट, बस थोड़ा सा रह गया सवाल, थोड़ा सा बस। स्टैंडर्ड रेट इनटू एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट इनटू स्टैंडर्ड रेट वेरिएबल ओवरहेड्स 13.33। और चूंकि लेबर से लिंक्ड है इसलिए आवर्स तो ऑलरेडी निकाल लिए होते हैं। एक्चुअल आवर्स थोड़ा सा रह गया बस सवाल, थोड़ा सा। पॉइंट एडिशन इंफॉर्मेशन पॉइंट 1 2 3 4 ये सब बता दिया मैंने, है 5 भी बता दिया, पॉइंट 1 2 3 4 बता दिए। ये क्या चीज होती है? ये एक्चुअल टोटल वेरिएबल ओवरहेड्स। अब देखें, हमें AH तो पता है, वेरिएबल का तो असल में आपको कुछ नहीं बताया। कहीं बताएं एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स? चलें छापे मारते हैं और कहां से पता चल सकते हैं। सवाल में क्या ऐसा हिंट है जहां पर छापा मार के वेरिएबल ढूंढे जा सकते हैं? कोई ऐसा लिंक बनता हो? ओवर अंडर एब्जॉर्ब्ड वो तो फिक्स्ड है, उससे क्या हिंट मजीद मिलता है आगे? ये पहले 2 सवालों में किया भी हुआ है। अंडर ओवर अप्लाइड फिक्स्ड ओवरहेड से हम छापा मार के कहां तक पहुंच सकते हैं? तब पहुंचे भी थे एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड तक। फिर गौर करें पॉइंट 5 में कोई और हिंट मिलता हो? ओवर अप्लाइड बताए ना, ये किस तरफ इशारा कर रहा है? जहां छापा मारे तो क्या मिल सकता है? पहले 2 सवालों में कर चुके हैं काम। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स मिल सकते हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स मिल सकते हैं, एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब फिर पॉइंट 5 पे गौर करें, एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स बताए हुए हैं, तो फिक्स निकाल दें तो एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स आ जाएंगे। ये भी एग्जामिनर को बड़ा पसंद है, काम बड़ी दफा टेस्ट हुआ है। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स निकालते हैं, अप्लाइड कितने? फिक्स्ड OAR, फिक्स्ड OAR ₹40 पर, मैं करता हूं, मैं ₹40 पर यूनिट। अप्लाइड कैसे निकालूं? एक्चुअल प्रोडक्शन 5400। ये जो मैं अब वर्किंग 1 कर रहा हूं ना, ये एग्जामिनर को बड़ी पसंद है, ये बड़ी दफा रिपीट हुई है।
216 अप्लाइड हैं, ओवर अप्लाइड बताए हुए हैं, तो एक्चुअल तक पहुंच सकते हैं। ओवर अप्लाइड का मतलब है ये ज्यादा है, तो अगर ओवर अप्लाइड इसमें से प्लस कर दूं, अप्लाइड ज्यादा है, माइनस कर दें, तो ये 186 क्या हो जाएंगे? एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स। तलाश हमने शुरू की थी एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स की, फिक्स तक पहुंच गए। 0.5 में ही आपको एक्चुअल टोटल ओवरहेड्स दिए हुए हैं 7। ये क्या हो गए? ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स हो गए। तो ये एक्चुअल वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए 534,000 है। One, two, three, 703. It was. और क्या रिकॉर्ड है? वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी वेरिएंस, ये ऐसे हो गया। देखिए वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस, स्टैंडर्ड रेट 13.33 इनटू एसएच, ये निकाले हुए हैं, माइनस स्टैंडर्ड रेट 13.33 इनटू एएच 30780। लेबर एफिशिएंसी और वेरिएबल ओवरहेड्स एफिशिएंसी सिर्फ 25 की जगह पर 13.33 आ जाएगा। इतने में तो मैं लिख ही देता यार। स्टैंडर्ड रेट इंटू स्टैंडर्ड आवर्स माइनस स्टैंडर्ड रेट इंटू एक्चुअल आवर्स, 13.33 इंटू 32,400 माइनस 13.33 इंटू 30,780, 21595। लास्ट फिक्स्ड ओवरहेड्स एक्सपेंडिचर वेरिएंस का फार्मूला, बजटेड माइनस बजटेड कितने हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स 2 लाख, एक्चुअल कितने हैं? बस हो गया। ये आ गए जी आपके हमारे सबके 19 नंबर हैं जी। तकरीबन हर दफा आता है। कल मैं आपको इसमें प्रोसेस मिक्स कर दूंगा। ठीक है, जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।